नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, कहा अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है जो सरकार समझ नहीं पा रही है। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लॉकडाउन को लेकर बढ़ा दबाव, देश भर में लॉकडाउन की उठी मांग, सरकार पर यह दबाव बढ़ने लगा है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन को लेकर दिया सख्त आदेश। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को दिया आपात स्थिति के लिए भंडारण का निर्देश। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना के लिए सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में आप हमें बताइए कि क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता सरकार नहीं समझ रही, कोरोना हालातों पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। पिछले 13 दिनों से लगातार 3 लाख से ऊपर कोविड-19 मामले दर्ज हो रहे हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए कई राज्यों ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। इसके बावजूद स्थिति काबू में आते हुई अब तक नहीं दिखाई पड़ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने का लॉकडाउन ही सिर्फ एक तरीका है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा, सरकार समझ नहीं रही है, कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र उपाय अब संपूर्ण लॉकडाउन ही है। इस दौरान समाज के कमजोर तबके के लिए न्याय की सुरक्षा दी जाए। भारत सरकार की निष्क्रियता कई निर्दोष लोगों की जान ले रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों और केंद्र को लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी थी। शीर्ष न्यायालय ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतजाम किए जाएं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल तादाद 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में संक्रमण के 3,57,229 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 2,02,82,833 हो गई है। बीते 24 घंटे में 3,449 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 2,22,408 हो गई है। देश में इस वक्त 34,47,133 मरीजों का इलाज चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में लॉकडाउन की मांग, सरकार पर बढ़ने लगा दबाव। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू रफ्तार से चल रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3.5 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले मामलों से भी ज्यादा है। दूसरी लहर में तेजी से फैल रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन की मांग की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर पर जल्द से जल्द नियंत्रण के लिए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत पर बहस छिड़ गई है। आइए जानते हैं देश भर में लॉकडाउन की मांग को लेकर किसने क्या क्या कहा है। यहाँ देखें अपडेट। उद्योग जगत ने की कंप्लीट लॉकडाउन की मांग। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था किस तरह चरमराती है यह देश देख चुका है, लेकिन इस बार उद्योग जगत की तरफ से ही इसकी मांग की जाने लगी है। देश के सबसे बड़े उद्योग चैम्बर CII ने भी सरकार से आग्रह किया है कि वह देश में आम लोगों के कष्ट को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को सीमित करने का कदम उठाएं। देश के छोटे व्यापारियों व खुदरा कारोबारियों का संगठन CIIT पहले से ही लॉकडाउन का समर्थन कर चुका है। कोरोना से निपटने को देश भर में लगे लॉकडाउन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने अपनी तरफ से कराए के एक सर्वे में दावा किया गया है कि 67.5% लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह लॉकडाउन लगाने की वकालत की है जैसा पिछले वर्ष लगा था। लोगों का मानना है कि इसके बिना कोरोना को नहीं रोका जा सकेगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भड़तिया व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सर्वे में दिल्ली और देश के 9,117 लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। 78.2% लोगों ने कहा है कि कोरोना देश में बेकाबू हो गया है। 67.5% लोगों ने देश भर में एक साथ लॉकडाउन लगाने की वकालत की है। 73.7% लोगों ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी से निपटने में सक्षम है। वहीं 82.6% लोगों ने किसी एक केंद्रीय मंत्री को दिल्ली का प्रभारी मंत्री मनोनीत कर कोरोना से निपटने का सुझाव दिया। खंडेलवाल ने कहा कि देश भर में कोरोना से रोजाना 4 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं और इस अनुपात में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसको तुरंत चुस्त दुरुस्त करना जरूरी है। ऐसे में अब राष्ट्रीय लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है जिससे कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। फुल लॉकडाउन एकमात्र रास्ता, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका फुल लॉकडाउन है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने सरकार से कम आय वाले लोगों के लिए योजना के तहत आर्थिक सहयोग की भी बात उठाई है।
सरकार पर बढ़ रहा दबाव। पिछली बार जब कोरोना वायरस ने देश में तेजी से पैर फैलाने शुरू किए थे तो सरकार की तरफ से लॉकडाउन के फैसले की कड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन इस बार बाहर से ही सरकार पर दबाव बढ़ाया जाने लगा है। इससे सरकार पर लॉकडाउन पर विचार करने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि पीएम मोदी से लेकर सरकार की ओर से सभी राज्यों से लॉकडाउन से बचने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया लॉकडाउन लगाने का सुझाव। रविवार रात जारी एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह जनहित को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के विकल्प पर विचार करें ताकि कोरोना वायरस के विस्तार को रोका जा सके। कोरोना मामले पर सरकार की तैयारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केंद्र व राज्य सरकारों से गंभीरता से आग्रह करते हैं कि वे किसी भी तरह की भीड़ एकत्रित होने या सुपर स्प्रेडर समारोह पर प्रतिबंध लगाने पर आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वायरस की दूसरी लहर के विस्तार पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन पर भी विचार कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का सुझाव देकर सरकार के लिए लॉकडाउन पर फैसला करने का रास्ता आसान कर दिया है। क्या सरकार लेगी बड़ा फैसला? वैसे केंद्र सरकार का अभी तक लॉकडाउन करने का विचार नहीं है। पिछले महीने की शुरुआत में जब कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश को तेजी से चपेट में ले रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को दिया आपात स्थिति के लिए भंडारण का निर्देश। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए राज्यों और केंद्र को मिलकर ऑक्सीजन का एक सुरक्षित भंडार रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। ऐसा इसलिए किया जाए ताकि नॉर्मल सप्लाई अगर बाधित हो तो आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 हफ्ते के भीतर कोविड-19 के दूसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में एडमिशन को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनाने को कहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी तुरंत दूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 4 दिनों में इमरजेंसी भंडारण तैयार किया जाना चाहिए और रोजाना इसे भरा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है उसके साथ साथ ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को हम निर्देश देते हैं कि राज्यों के साथ मिलकर इमरजेंसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का सुरक्षित भंडार तैयार किया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में सप्लाई चेन बाधित ना हो। जो भी इमरजेंसी भंडारण है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। अस्पताल में कभी भी सप्लाई चेन बाधित होने पर उसे उपलब्ध कराया जाए। 4 दिनों में इमरजेंसी भंडारण किया जाए। ये रोजाना राज्यों को दिए जाने वाले ऑक्सीजन के अलावे होगा। दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी काफी खराब है। इस पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी 3 मई से पहले दूर किया जाए। अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की जो जंग हो रही है उस कारण लोगों को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। राष्ट्रीय संकट के समय लोगों को बचाना सबसे ऊपर है। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वह एक दूसरे का सहयोग करे और स्थिति को ठीक करने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 हफ्ते के भीतर कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में एडमिशन को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र जब तक पॉलिसी बनाती है तब तक कोई भी राज्य किसी को भी स्थानीय आवास प्रमाण पत्र के अभाव में अस्पताल में भर्ती करने। केंद्र और राज्य ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे लोगों की प्रताड़ना के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह चीफ सेक्रेटरी, DGP और पुलिस कमिश्नर इस बात को नोटिफाई करें कि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मदद मांग रहे लोगों के खिलाफ कोई भी प्रताड़ना हुआ तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से कहा है कि वह आदेश की कॉपी सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेजे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के लिए भाजपा का अहंकार भी जिम्मेदार, शिवसेना। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के कारणों में भाजपा का अहंकार भी शामिल है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर रहने के लिए भाजपा की असहिष्णुता जिम्मेदार थी। यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब कुछ दिन पहले महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री छगन भुजबल को भाजपा के बारे में बोलने के दौरान कर शब्दों का इस्तेमाल करने को कहा था। भुजबल ने पश्चिम बंगाल चुनाव के संदर्भ में भाजपा के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। संपादकीय में सवाल किया गया, महाराष्ट्र कब इतना असहिष्णु हो गया? सामना में कहा गया, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के लिए भाजपा का अहंकार भी जिम्मेदार है। शिवसेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हार के कारण भाजपा महाराष्ट्र में पंढरपुर सीट पर उपचुनाव में जश्न भी नहीं मना पा रही। महाराष्ट्र में विधानसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ MVA को झटका लगा है। भाजपा उम्मीदवार समाधान आवताड़े ने सोलापुर में पंढरपुर मंगलावेधा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राकांपा उम्मीदवार को 3700 से ज्यादा मतों से हरा दिया। संपादकीय में कहा गया, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को पंढरपुर उपचुनाव में हार मिली और हर किसी ने भाजपा और जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई दी, लेकिन विजेता को बधाई देने वाले को MVA के किसी भी नेता ने धमकी नहीं दी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के कहर के बीच आईपीएल हुआ सस्पेंड, बीसीसीआई का बड़ा फैसला, कई टीमों के खिलाड़ी संक्रमित। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है। टीम के खिलाड़ियों और सदस्यों के लगातार पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया गया। जैव सुरक्षित वातावरण में कोविड-19 के कई मामले पाए गए। आखिरकार मंगलवार को विश्व की सबसे ज्यादा लुभावनी टी20 लीग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अनिश्चित काल के लिए निलंबित। लीग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने पीटीआई से कहा, टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। हम अगले उपलब्ध समय में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस महीने ऐसी संभावना नहीं है। यह घोषणा सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद की गई। इससे पहले सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच एल बालाजी तथा कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों संदीप वॉरियर्स और वरुण चक्रवर्ती के परिणाम भी पॉजिटिव आए थे। इससे पहले संक्रमण बढ़ने के कारण 2 आईपीएल मैचों को स्थगित कर दिया गया था। काम न आया मजबूत बायो बबल। कोरोना के संक्रमण काल में बीसीसीआई ने मजबूत बायो बबल का हवाला दिया था, जिसके बाद 29 मैच ही सफलतापूर्वक कराए जा सके। चेन्नई और मुंबई के चरणों के सभी मैच पूरे हुए, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीजन के 30वां मैच नहीं खेला जा सका था। दरअसल आज दिल्ली में होने वाले मुंबई सनराइजर्स मैच को लेकर पहले से ही चिंता बनी हुई थी, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने शनिवार को सीएसके के खिलाफ मैच खेला था और मैच के दौरान बल्लेबाजी उसके कई खिलाड़ियों के संपर्क में आए थे और अब सनराइजर्स के रिद्धिमान साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी पॉजिटिव हैं। कोरोना काल में आईपीएल पर सवाल उठ रहे थे। कोरोना काल में आईपीएल के आयोजन पर सवाल उठ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आईपीएल 14 से पहले ही हट चुके थे। इसमें एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन और एंड्रयू टाई हैं। जैम्पा ने आईपीएल 14 छोड़ने की वजह बायो बबल को बताया। उन्होंने कहा कि भारत में बायो बबल छोड़ने के बाद उतना सुरक्षित महसूस नहीं होता जितना यूएई में आईपीएल 2020 के दौरान लगता था। हालांकि बाद में वह अपने बयान से पलट गए थे। आईपीएल के फाइनल सहित कुल 31 मैच बाकी बचे हैं। 30 मई को अहमदाबाद में इस सीजन का फाइनल खेला जाना था। इससे पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि टूर्नामेंट के बाकी बचे मैच एक ही स्थल मुंबई में आयोजित किए जाएं, लेकिन इसमें साजो सामान से जुड़ी। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का असर। वेस्ट यूपी के कई इलाकों में पंचायत चुनाव में भाजपा का नहीं खुला खाता, आरएलडी को मिली संजीवनी। जी हां दोस्तों, मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का पंचायत चुनाव में साफ असर दिखा। भाजपा प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, वहीं रालोद को संजीवनी मिली। बसपा सपा के प्रति भी मतदाताओं का झुकाव दिखा। मेरठ में बवाना, हस्तिनापुर, दौराला में भाजपा का खाता भी नहीं खुला। अन्य इलाकों में भी कांटे की टक्कर है। वैसे जिला पंचायत के चुनाव में साफ दिख रहा है कि आम लोग सत्ता से नाराज है। पहली बार भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद ने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की। यह दलगत घोषणा भाजपा के लिए ठीक नहीं रही। मेरठ जिले में ही जिला पंचायत की सभी 33 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे, वहीं रालोद और सपा ने 23 प्रत्याशी उतारे। बसपा ने भी इतने ही उतारे। अब तक घोषित 6 नतीजों में सपा और रालोद ने 3-3 सीटें जीत ली हैं। मतगणना के रुझानों के अनुसार मेरठ में 33 वार्डों में से भाजपा की अब तक 6 सीटों पर बढ़त है, वहीं 9 सीटों पर रालोद, 6 सीटों पर सपा, 4 सीटों पर बसपा समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अन्य में निर्दलीय आगे हैं। इसी तरह स्थिति सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और बिजनौर में भी है। सहारनपुर में भी इस बार भाजपा फायदे में दिख रही है, जबकि बसपा और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। 49 सीटों में से भाजपा 6 सीट पर जीत चुकी है और 10 पर आगे चल रही है, जबकि पिछली बार 6 सीटें ही हुई थी। शामली में रालोद ने भाजपा को लगभग घुटनों पर ही ला दिया है। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश राज्य मंत्री के गृह जनपद के होने के बावजूद 19 सीटों में 8 सीटों पर रालोद जीत दर्ज करा चुकी है, जबकि भाजपा मात्र 6 सीटों पर सिमट गई है। इसके अलावा 7 निर्दलीय भी जीत की ओर हैं। बुलंदशहर में भाजपा 10 सीटें लेकर आगे जरूर है, लेकिन बागियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 7 सीटें जीती है। वहीं बसपा 6, सपा और रालोद 4-4 सीटों पर आगे चल रही है। मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी के चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने 3 सीटें जीतकर चौंका दिया है। भाजपा के 13 प्रत्याशी जीत की ओर हैं। रालोद का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। वहीं भाकियू जिलाध्यक्ष की पत्नी भी चुनाव हार गई। बसपा 4 सीट पर करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में जीत के बाद दिल्ली पर ममता की नजर। 2024 के लिए विपक्ष को दिया यह मैसेज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रही तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को देश के विपक्षी दलों का परोक्ष रूप से आह्वान किया कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जा सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पहले कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत की पृष्ठभूमि में ममता ने कहा कि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई देने संबंधी
संबंधी कोई फोन उनके पास नहीं आया, जबकि अब तक यह परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री फोन करते हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर कहा, मैं सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली योद्धा हूं। मैं लोगों का हौसला बुलंद कर सकती हूं कि ताकि हम भाजपा के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ें। अगर हम सामूहिक रूप से फैसला कर सकते हैं तो 2024 की लड़ाई हम मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन पहले हमें कोविड संकट से लड़ना है और फिर इस बारे में फैसला करना है। अभी इसका समय नहीं है। ममता के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनके पास रस्मी फोन कॉल नहीं आया। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि ठीक है, हो सकता है कि वह व्यस्त हो, मैंने इसे भावनात्मक रूप से नहीं लिया है। ममता ने यह दावा भी किया कि उनकी ओर से मांग किए जाने के बावजूद नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी ने फिर से मतगणना का आदेश नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी जान को खतरा था। मुख्यमंत्री ने अपने दावे को सही ठहराने के प्रयास के तहत निर्वाचन अधिकारी की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी के पास भेजे गए कथित SMS को भी सार्वजनिक किया। उन्होंने यह फिर कहा कि वह नंदीग्राम के चुनाव नतीजे के खिलाफ अदालत का रुख करेंगी। इस सीट पर नजदीकी मुकाबले में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें पराजित कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार का बिहार में साइड इफेक्ट, शुरू हुई सियासत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार का साइड इफेक्ट बिहार में दिखाई पड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार जीत पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी की जीत पर बिहार एनडीए में शामिल घटक दलों ने जो बधाई दी, उसमें बीजेपी के लिए तंज भी शामिल रहा। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने इसका जवाब भी दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने दी बधाई। नीतीश कुमार की जेडीयू ने ममता बनर्जी को शानदार जीत के लिए बधाई दी। जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता जी को बहुत बहुत बधाई। यानी कुशवाहा ने एक तरफ तो ममता को बधाई दी, लेकिन साथ ही बीजेपी की हार पर चुटकी भी ली। बंगालियों के दिल में ममता का जादू। बिहार एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने तो बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि ममता बनर्जी ने साबित किया कि आज भी बंगालियों के दिल में उनका जादू चलता है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से कहीं न कहीं चूक हुई। अगर हम शब्दों का अनैतिक इस्तेमाल करते हैं तो जनता को भी ठेस पहुंचती है और वो अपना बदला वोटों से लेती हैं। बंगाल अस्मिता की रक्षा ममता बनर्जी ही कर पाएंगी। बीजेपी प्रवक्ता ने लिया जवाब। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार पर हम और जेडीयू के तंज पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजफार शब्सी ने कहा कि राजनीति में जीत और हार होती रहती है, लेकिन किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है। जहां तक अस्मिता की बात है तो देश की अस्मिता की बात करनी चाहिए, न कि किसी जाति की। बीजेपी ने बाकी जगहों पर जीत हासिल की है। सीएम नीतीश ने किया ट्वीट। उधर नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके 5 राज्यों में जीत दर्ज करने वालों को बधाई दी है। हालांकि उनके ट्वीट में गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में जीत के लिए टीएमसी को बधाई तो दी, लेकिन ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। हालांकि उन्होंने तमिलनाडु में स्टालिन और केरल में विजयन का नाम लेते हुए जीत की बधाई दी। उधर असम और पुडुचेरी में जीत के लिए उन्होंने बीजेपी को भी बधाई दी, लेकिन शीर्ष नेता का नाम नहीं लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में तुम्हें हराने के लिए राकेश टिकैत काफी है। बॉलीवुड एक्टर ने बीजेपी को घेरा, बोले सच साबित हुई प्रशांत किशोर की बात। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में तो बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत ही काफी है। भाजपा को घेरते हुए केआरके ने कहा कि बंगाल में प्रशांत किशोर की कही बात भी सच ही साबित हुई। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। टीएमसी ने बहुमत प्राप्त कर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का परचम लहराया। ऐसे में कमाल आर खान उर्फ केआरके ने बीजेपी को टॉन्ट कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले कहा था, अगर मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 डिजिट्स तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। केआरके ने आगे कहा, प्रशांत बोले अगर बीजेपी 3 डिजिट्स तक पहुंच जाती है तो मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा, वह भी हमेशा के लिए। कहने का मतलब ये कि प्रशांत किशोर को अपनी कही बात पर पूरा भरोसा था, जैसे क्रिटिक नंबर 1 ब्रॉन्ड केआरके को था। केआरके ने अपने अगले ट्वीट में कहा, प्यारे भक्तों कृपया कर इस बात को नोट कर लें कि राकेश टिकैत बहुत है। बीजेपी को यूपी इलेक्शन में हराने के लिए अखिलेश यादव, जया बच्चन, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव से ये सभी अलग से। मैं जानता हूं कि मायावती और ओवैसी दोनों मिलकर बीजेपी की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जनता बहुत होशियार हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमत में उछाल, जाने आपके शहर में कितने हैं दाम।
जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी की जेब का भार बढ़ा दिया गया है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे तो डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.55 रुपए जबकि डीजल का दाम 80.91 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.95 रुपए व डीजल की कीमत 87.98 रुपए प्रति लीटर है। जाने प्रमुख महानगरों में कितनी है कीमत। आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार है। मध्य प्रदेश व राजस्थान में पेट्रोल पर 100 के पार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल 101.43 रुपए का मिल रहा है। यहाँ डीजल के लिए लोगों से 93.54 रुपए वसूले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपनगर में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल और डीजल क्रमशः 101.15 और 91.56 रुपए का हो गया है। प्रतिदिन 6 बजे बदलती है कीमत। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीजल पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।